और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। निजामुद्दीन मरकज में जमातियों के इकट्ठा होने के मामले पर सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। मरकज ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। मरकज ने अदालत से कहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में रोजाना की बुनियाद पर जांच कर रही है। जल्द ही इस मामले में अदालत में जांच रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। ख्याल रहे कि मरकज के मामले में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें सीबीआई जांच का मुतालबा किया गया था। जमातियों की सभा लगाई गई थी, उसको लेकर किस तरह मौलाना साहब ने लोगों को बुलाया और उसके पीछे का उनका मंशा क्या था, इसको लेकर एक सीबीआई जांच की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। आज केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह बताया है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच के द्वारा कई ऐसे लोगों के पासपोर्ट सीज किए गए हैं, कई ऐसे फॉरेनर्स थे जिनके पासपोर्ट को सीज करके उन्हें 10 साल तक ब्लैकलिस्ट किया गया है। ये तमाम चीजें फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताई गई हैं, लेकिन जो अहम बात थी वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ को लेकर सीबीआई जांच को लेकर थी, जिस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस की जांच है वो सही दिशा में चल रही है, लिहाजा इस मामले की सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पूरे हलफनामे में दिल्ली पुलिस की तरफ से केंद्र सरकार ने यह कहा है कि मौलाना साहब ने जो सरकारी आदेश थे उसकी उपेक्षा की है, जिसको लेकर मौलाना साहब को अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा खोजा जा रहा है और जल्द ही मौलाना साहब को पकड़ लिया जाएगा। यानी कि ये साफ है कि मरकज को लेकर मौलाना साहब की भूमिका ही ना काफी अहम रही है, और जब तक मौलाना साहब को पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, पकड़ती नहीं है, तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि मरकज में जो जमाती इतनी भारी मात्रा में आए थे वो किन कारणों की वजह से आए थे, और अगर सरकारी आदेश जारी किया गया था कोविड-19 को लेकर तो मौलाना साहब ने उसको क्यों नहीं माना। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत, सीबीआई जांच इस पूरे मामले में नहीं की जाएगी। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोरोना का असर मुल्की मईशत पर पड़ा है, आमदनी मुतासिर हुई है, अखराजात में इजाफा हुआ है। इसी के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया। मरकज ने आइंदा बरस मार्च तक कोई नई स्कीम शुरू न करने का फैसला किया। ये रोक उन स्कीमों पर है जो कि कबूलियत या तज्जिया के ज़ुम्न में है। मरकज के इस फैसले का असर आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर नहीं पड़ेगा। प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 इलाज के लिए कीमत की हद तय करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट गौर करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में मरकज को नोटिस जारी करके हुकूमत से जवाब तलब किया है। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल को PIL की कॉपी फराहम करने की हिदायत दी। इस मामले की आइंदा समाअत अब 1 हफ्ते बाद होना है। इसमें हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल जवाब पेश करेंगे। और अब बात करेंगे कोरोना के कहर की। जी हाँ, मुल्क भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना से 273 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 9,851 मामले सामने आए हैं, जबकि 2,26,770 अफराद में अब तक कोरोना पाया गया है। 6,348 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। साथ ही 1,09,061 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। और वहीं दिल्ली में भी कोरोना का असर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दफातर तक ये पहुंच गया है। मुख्तलिफ दफातर के मुलाजमीन भी कोरोना की जद में आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 20 मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस सिलसिले में DMRC ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी एसिम्टोमेटिक हैं और रूबा सेहत हो। DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंजू सिंह ने तमाम मुलाजमीन से सोशल डिस्टेंसिंग के ज़वाबित पर अमल करने की अपील की। एक और अहम खबर, जियो में सरमायाकारी करने के लिए गैर मुल्की कंपनियों की कतार लगी हुई है। इस बार अबूधाबी की कंपनी मुबादला ने जियो में 9,093 करोड़ की सरमायाकारी की है। इस सरमायाकारी से मुबादला इन्वेस्टमेंट को जियो की 1.85% हिस्सेदारी मिलेगी।
आपको बताएं कि जियो में 6 हफ्तों में ये छठी बड़ी सरमायाकारी है। 6 हफ्तों में जियो में 87,655.35 करोड़ की बैरूनी सरमायाकारी हुई है। इससे पहले KKR, फेसबुक, सिल्वर लेक, वेस्टा इक्विटी और जनरल एटलांटा ने जियो में सरमायाकारी की है। कोरोना से जद्दोजहद में जो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इंसानी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनमें डॉक्टर शामिल हैं, सेहत का अमला है, सफाई मुलाजमीन हैं। यही वजह है कि आज बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी तबकात से लोग इनकी खूब हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के जरिए शुरू की गई खास मुहिम को अलीगढ़ में एक नौजवान लीडर मोहम्मद उस्मान खान आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि डॉक्टर्स को कोरोना से लड़ने के लिए मजीद मुस्तहकम बनाया जाए। उन्होंने AMU के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन को 500 PPE किट्स तकसीम की हैं। जानते हैं कि PPE किट एक डॉक्टर के लिए कितनी ज़रूरी है और हमारे देश में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की जो कमी है उसके चलते हुए हम लोगों का एक छोटा सा ये इनिशिएटिव था कि हम लोगों ने डॉक्टरों को सम्मानित किया और हम लोगों ने JN मेडिकल कॉलेज को 500 PPE किट प्रोवाइड कराए और हमारा लक्ष्य है कि हम 5000 PPE किट्स को पूरे प्रदेश में जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पर हम अपने एक छोटे से इनिशिएटिव के थ्रू उसको पहुँचा पाएँ। डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाया ताकि कोरोना की इस बीमारी में अगर खुदा के बाद कोई भी मसीहा है तो वो डॉक्टर हैं और इस काम को अंजाम दिया है हमारे पास ही बैठे हैं उस्मान खान ने और मैं इनको पार्टी की तरफ से बधाई भी देता हूं कि माननीय अखिलेश यादव के करकमलों द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसमें इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है और जैसा कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 500 से शुरुआत की है और 5000 के पूरे उत्तर प्रदेश में इनके करकमलों द्वारा दिए जाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत होगी। और झारखंड हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र इबादतगाहों को जून माह तक न खोलने का अहम फैसला कर लिया है। रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के जरिए जारी करदा गाइडलाइन के तहत कुछ मामलों पर लॉकडाउन में राहत जरूर दी, लेकिन इबादत के लिए मजहबी मुकामात खोलने पर पाबंदी जारी रखने का अहम फैसला किया। उधर इदारा शरिया ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। वहीं मरकजी मजलिस उलमा झारखंड ने भी हुकूमत से इस फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया। तो झारखंड सरकार अगर ये महसूस करती है कि जून तक एहतियातन इसे बंद रखा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, कोरोना वायरस के ख़तरात से निपटने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर किए जाएं, उसमें से अगर धार्मिक स्थल मजहबी मकामात भी बंद रखते हैं तो अगर कोई फीडबैक आया होगा तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना है, बल्कि वो बेहतर कदम है। जब इतनी कुर्बानियाँ दी हैं तो जून तक और कुर्बानी सही वो दे सकते हैं। रही बात दूसरे रियासतों की, तो वहाँ उन्होंने महसूस किया होगा कि यहाँ इसके असरात कम हैं और यहाँ वाक़यतन झारखंड में जो मज़दूर आए हैं और उसके बाद में इसकी शराब में इजाफा हुआ है। तो ये खबर सुन करके बड़ी खुशी हुई कि भाई इतने दिनों से धर्मस्थल बंद थे, लेकिन अब जबकि मार्केट खोल दिया गया, दुकानें खुल गई और रोज़मर्रा की तरह लोग चल फिर रहे हैं, निकल रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं और सारी चीज़ें खुल गई, हत्ता कि शराब की दुकानें भी खुल गई। तो वो देश जो सूफी संतों का देश है, वलियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, अब वहाँ धर्म स्थल के खोलने में इतनी ताख़ीर, ये तकलीफ दे बात है। और मैं झारखंड सरकार और इसी पर मजीद तफसीलात के लिए हम रुख करेंगे रांची का, जहां मौजूद है हमारे साथी नौशाद आलम। नौशाद, हमने देखा था कि मरकज़ ने ये हिदायत जारी की थी कि जो रियासतें हैं वो अपने अपने तौर पर कुछ फैसले ले सकती हैं राहत देने के, और झारखंड ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया है। मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इबादतगाहों को खोलने या फिर ना खोलने के ताल्लुक से। तफसीलात। जी बिल्कुल है ना, देखिए आपने वजह फरमाया कि मरकजी हुकूमत ने जो लॉकडाउन के ताल्लुक से जो एडवाइजरी जारी की थी उसमें ये वाज़ेह तौर पे रियासतों को ये एक हुक्म भी दिया गया था कि वो चंद ऐसे जो मामले हैं, जो फैसले हैं, वो खुद से जो है वो ले सकती हैं। तो इसी तनाजुर में झारखंड हुकूमत ने भी ये फैसला लिया है और इस ताल्लुक से खास तौर से जो है मजहबी मकामात में जो इबादतों के लिए खोले जाने का जो मामला है वो उस ताल्लुक से जो है वो तमाम जराए से वो फीडबैक लेने के बाद
इस नतीजे पे पहुंची कि मजहबी मकामात खासतौर से जून महीने तक इस पे जो है ना अभी खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि है ना ये देखने को मिला है कि जब से ये बाहर से जो मजदूर हैं, जो बैरून रियासतों से मजदूरों के जो आने का जो सिलसिला है रियासत में, खासतौर से आपने देखा होगा कि जब मई को पहला जो है वो यहाँ पे वो ट्रेन के जरिए वो मजदूर का वो काफिला यहाँ पे पहुंचा था 1200 के करीब, उसके बाद से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख से जायद जो है यहाँ पे मजदूर यहाँ पे आ चुके हैं। और उस मजदूर के आने के बाद से ये जो कोरोना के तो बहरहाल झारखंड हुकूमत ने बेहद एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया है और इस पर अभी मजीद रिएक्शन भी आना बाकी है, उन पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। नौशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। खबर तेलंगाना से, जहां 7 जून के बाद लॉकडाउन खत्म होने वाला है। मरकजी हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक जिन इलाकों में लॉकडाउन खत्म होगा वहां पर इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त दी गई है। होटल्स, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाज़त दी गई है। होटल्स, रेस्तोरां और शॉपिंग मॉल्स में दाखिल होने वालों के लिए सैनिटाइजर लाजमी होगा, थर्मल स्क्रीनिंग लाजमी होगी, मास्क लाजमी होगा। होटल्स में सिर्फ 50% अफराद के बैठने की गुंजाइश रखी गई है। साथ ही एंट्री और एग्जिट के रास्ते भी अलग अलग होंगे। कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दीगर इलाकों में हुकूमत ने राहत दी है। कंटेनमेंट जोन में शादी ब्याह की तकारीब में 50 लोगों की शिरकत की इजाज़त दी गई है। आखिरी रसूमात में 20 लोगों की शिरकत की इजाज़त है। इसके अलावा मास्क लाजमी है, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना ज़रूरी है। दवाखानों और मेडिकल्स को छोड़कर बकिया तमाम दुकानात को रात 8:30 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने आत्मनिर्भर भारत मिशन पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए यूनिवर्सिटी की सतह रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सहूलत को फरोग देना होगा, वरना मुल्क खुद कफील नहीं बन सकता। हिंदुस्तान की जो निर्माण है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द जीडीपी, वो 16 से लेकर 18% तक है। और सर्विस सेक्टर अबाउट 59% है। तो यहां निर्माण होगा कहां से? जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी और हम कभी सेल्फ रिलायंट हो ही नहीं सकते। तो ये तो पहली बात आपको मैं कहना चाहता था। दूसरी बात कि ये जो R&D की कंट्रीब्यूशन है, ये सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार में 3 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। वो है एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर का योगदान ज्यादा नहीं है। इक्तिसादी मंदी के बाद से ही बुरे दौर से गुजर रही मेरठ की कपड़ा सनत लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद होने के बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। पावरलूम कारखानों की लॉकडाउन के दौरान कमर टूट चुकी है। मेरठ के पावरलूम कारखानों में काम करने वाले गैर मकामी कारीगरों और बुनकरों के अपने वतन वापस लौट जाने के बाद अब ये कारखाने गुज़िश्ता 2.5 माह से मुकम्मल तौर पर बंद ही हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अभी इन पावरलूम कारखानों के चलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। स्पोर्ट्स और कैंची की तरह ही मेरठ जो है वो कपड़ा सनत के लिए भी खास पहचान रखता है और यहाँ से जैसे स्पोर्ट्स के गुड्स इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, कैंची एक्सपोर्ट होती है, वैसे ही यहाँ से कपड़ा भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम है और एक्सपोर्ट का काम होता है। लेकिन गुज़िश्ता 2.5 महीने से ये आप देख रहे हैं कि इस एक कारखाने में मौजूद है पावरलूम के, और यहाँ पे ये मशीनें 2.5 महीने से ऐसे ही बंद पड़ी हुई हैं। और वजह यह है कि 2.5 महीने से यहाँ पर काम करने वाले जो कामगार होते थे, जो पूर्वांचल से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आकर काम करते थे, वो यहाँ पर
यहाँ से जा चुके हैं और जिन हालात में लॉकडाउन में यहाँ पर इंडस्ट्री बंद थी वो बहुत परेशानी के आलम में रहे और उसके बाद वो अपने घरों को अब धीरे धीरे लौट गए हैं। और अब यहाँ क्या हाल है, क्या काम शुरू हो पाएगा? अनलॉक 1 जून से शुरू हो गया है और इंडस्ट्री को भी खोलने की धीरे धीरे बात की जा रही है, लेकिन क्या ये इंडस्ट्रीज अपने पैरों पर फिर से उसी रफ्तार से खड़ी हो पाएंगी या इनके कैसे हालात आगे रहेंगे? इस वक्त मेरठ बुनकर एसोसिएशन के यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल भाई, कितना बड़ा नुकसान है, लेबर कब तक आने की उम्मीद है और ये काम कब तक शुरू होगा? सर, बात यह है कि यहाँ लगभग 2.5 महीने से हम लोग लेबर को अपनी जेब से खिला रहे थे क्योंकि जाने की सुविधा नहीं थी। कुछ लोग हमने बहुत रोका लेकिन पैदल ही बिहार चले गए, वो हमारे से बिना कहे बताए। और क्योंकि हम लोगों ने कहा जब तक हम रोटी खाएंगे आपको भी खिलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेचारी परेशान लेबर के जी कब तक हम आपसे खाएंगे। वो सारे बिहार के थे, कुछ झारखंड के थे, कुछ बिजनौर के थे, सब लोग जा चुके। आज 2.5 महीने हो गए। स्थिति बहुत खराब है बुनकरों की, पहले ही बहुत खराब चल रही थी क्योंकि सरकार ने फ्लैट रेट खत्म कर दिए थे। पहले ही कई रुपए मीटर की बिजली का भार हमारे पास सर पे था, उसके बावजूद भी अब हमें नहीं लगता कि जल्दी से लेबर जिस परेशानी से वो गई है कई महीने भी हमारी वापस लौटे। हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं मेरठ के बुनकर। हम सरकार से अपील करते हैं कोई हमारी मदद की जाए और हमारे कारखानों को, हमारी मजदूरी को दोबारा से शुरू किया जाए। ये हमारी अपील है सरकार से। अगर कारखाने अभी जल्दी खुल जाते हैं और ये आपको इजाजत मिल जाती है कि ये आप फैक्ट्री चालू करें, फिर से काम शुरू करें, क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आएंगी? स्थिति ये है कि हम लोग जो मशीनें हैं, जिसके यहाँ 1 या 2 मशीन है, एक आध बच्चा सीखा हुआ है, वो चला भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि एक तो हमें माल नहीं मिल रहा कच्चा, और फिर पक्का माल आगे नहीं जाएगा। जो माल हमारा लॉकडाउन से पहले गया हुआ था, हमने मार्केट वालों से फ़ोन किया कि भाई हमें वो जो आपने चेक दिए हम चले जाएं बैंक। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लग चुका, पीछे से पेमेंट नहीं आई है, तो किसी ने कोई पैसे ही नहीं दिए। ना हमारे पैसे आए अभी, और जब पैसे आएंगे फिर लेबर आएगी, तो मैं समझता हूं कि 2-3 महीने की स्थिति बहुत ज़्यादा पहले खराब हो गई और आगे को भी 2-3 महीने की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो। हमारे ऊपर भी कर्जा है, कुछ बैंकों का कर्जा है, कुछ सूत वालों का कर्जा है, उनके भी तकादे हम पे आ रहे हैं बराबर। हम उनसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारी पीछे से पेमेंट आएंगे, हम आगे को देंगे। तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पे काम करने वाले भी हैं हमारे साथ। आप 2.5 महीने से खाली हैं, कैसे आपका काम चल रहा है, किस तरह से मदद हो रही है? बस कैसे न कैसे हो रहा है, बस ये कर रहे हैं काम। रोज आते हैं हम यहाँ सफाई वफाई करने और सब चले गए मजदूर यहाँ से। हम परेशान हैं, बस सुबह आते हैं, सफाई करते हैं और चले जाते हैं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा हमें, और हमें अपील है कि हमें कुछ काम दिया जाए या हमें कुछ दिया जाए। हम बहुत परेशान हैं। जो सबसे ज्यादा परेशान है वो लेबर तबका है, क्योंकि वो मालिकान भी उनको तभी पेमेंट कर पाएंगे जब काम शुरू होगा, या फिर उनको पेमेंट पीछे से मिलेगी। जैसे कि मार्केट में अभी आदिल साहब ने हमें बताया है कि पेमेंट्स भी फंसी हुई हैं, लेकिन काम शुरू होता जल्द इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लेबर जो काम करती थी कारखानों में यहाँ पर वो नहीं है, वो अपने घरों को लौट चुके हैं। और अभी उनको खौफ ये है कि जब तक ये माहौल कोरोना का बना रहेगा, हालात ऐसे रहेंगे, तब तक वो आने की कोशिश भी नहीं कर सकते, और ये डर उनके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन जरूरी ये है कि इन कारखाने मालिकान जो हैं, इनको भी सरकार अपनी तरफ से मदद करे। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और रुए ज़मीन पर आबाद लोगों की सलामती के लिए मनाए जा रहे आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने अपनी रहायशगाह पर शजरकारी की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी लोग अपने यहाँ वृक्षारोपण भी करें और पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय अपने स्तर पर लोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह की चुनौतियाँ पूरे विश्व के सामने हैं, उन चुनौतियों को हम परास्त कर सकते हैं इसी पर्यावरण के संरक्षण के संकल्प के साथ। जयपुर में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए जनता रसोई चलाई जा रही है। भूमिया जी के मंदिर में इस रसोई की जिम्मेदारी मौलाना और महंत दोनों संभालते हैं। हमारे साथी अरबाज अहमद ने इस जनता रसोई का जायजा कुछ यूं लिया।
राजधानी जयपुर में एक रसोई ऐसी है जिसका नाम है अमन और भाईचारा रसोई। ये रसोई पिछले लॉकडाउन से जारी है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद में अब जब अनलॉकडाउन 1 शुरू हुआ है तो इसकी मदद का सिलसिला थमा नहीं है, बदस्तूर जारी है। इस रसोई का नाम अमन और भाईचारा क्यों है मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ दस्तरखान पर आप देख सकते हैं कि तंदूर की रोटी भी मौजूद है, यहाँ पर घरों से आई चपाती भी मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कढ़ाई में तली हुई पुड़ियाँ भी मौजूद है। सब्जी यहाँ पर सबने मिलजुल करके बनाई है और मददगार जो सिपाही हैं, 2 मुस्तैद हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ महंत बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ मौलाना बैठ करके यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। इस पूरी रसोई को लंबे अरसे से जयपुर के कलीम चला रहे हैं। कलीम, आपसे जानना चाहूँगा, एक लंबे अरसे से आपने लोगों की मदद का सिलसिला शुरू किया, घरों से रोटियाँ आती हैं, आप लोग यहाँ पुड़ियाँ भी बनाते, तमाम मदद का काम आप कर रहे हैं। कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह से आप यहाँ से मदद और भाईचारे दोनों का संदेश दे रहे हैं? क्या हुआ था, 22 तारीख को प्रॉपर लॉकडाउन हुआ था जयपुर में, इंडिया में। तो हम 23 तारीख को बैठे थे, हम मन जी थे, हम मौलाना जी थे, हम सारे यहीं बैठे बात कर रहे थे। मैंने कहा यार अपने यहाँ मजदूर लोग काफ़ी हैं, बाहर के गरीब लोग काफ़ी हैं, अगर ये मान लो लॉकडाउन हो गया तो इनका तो कारोबार कुछ है नहीं, मजदूरी करके खाते हैं। तो मैंने क्यों ना अपन एक छोटी सी रसोई बना लें, 200-150 पैकेट बना के इन लोग किराएदारों को अपन बांट दिया करेंगे। तो इन्होंने सबने ये स्कीम बनाई, चलो ठीक है यार अपन ये बना लेते हैं। तो हमने एक जनता रसोई के नाम से एक रसोई चालू कर दी है, छोटी सी। हमने 23 तारीख को रसोई चालू करी थी। फर्स्ट डे हमारे पैकेट बने थे 125 पैकेट। फिर हमने धीरे धीरे उसको बढ़ाते 5-7 दिन के अंदर अंदर रिक्वायरमेंट ज़्यादा आने लगी, लोग टाइट होने लगे। फिर हमने क्या किया, उसको पैकेट को बढ़ाते हमने सबने मिलजुल कर, फिर और यार दोस्त थे, हमने सबने मिल के सारा राशन वाशन इकट्ठा किया। कुछ हम भी करते थे, कुछ योगेश जी करते थे, कुछ हमारे मोइन भाई, कुछ कयाम भाई, कोई हमारे मौसीना वॉलंटियर है भी, तमाम लोग मिलजुल के करते, सब तमाम लोग हम मिलजुल के हमने चालू कर दिया ये। फिर ये सब्जियां हम खुद बनाने लगे, हम खुद सब्जियां बनाने लगे, ये पुड़ियाँ बनाने लगे, घरों से हमारे यहाँ रोटियाँ आने लगी। हमने सबसे कहा भाई हमें 2-2 रोटी की रिक्वायरमेंट थी। हमने सबसे कहा भाई 2-2 रोटी हमें, ये लोग हर घर में जो बन रही है, अपने घर में माँ बहनें जो रोटियां बना रहे हैं, तो 2-2 रोटी सब अपने अपने घरों से हमें दे दी जाए। तकरीबन हमारे यहाँ रोटी आने लग गई 1000 रोटियां तक का सिलसिला लग गई। 1000 से हमारा सिलसिला चलो, हमारे पैकेट बनने लग गए 700। तो ये पैकेट आप इसी तरह से बनाते हैं जैसे इसमें एक पुड़ी भी है, एक हाथ की चपाती भी है और पूरी सब्जियां भी है, ये देसी सब्जी है, तमाम वो होती है। महंत यहाँ पर मौजूद हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम योगेश शर्मा। क्या आपने भूमिया जी के मंदिर के यहाँ से पवित्र स्थान से इस चीज़ को शुरू किया, क्या संदेश आप देना चाहते थे, क्या मकसद था? मकसद ये हमारा संदेश ये था कि जो हमारे यहाँ पे सभी रहते हैं हिंदू मुस्लिम, तो हमने यही संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं यहाँ। मौलाना मोइन भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये मौलवी हैं और ख़ुद बच्चों को काफ़ी लंबे अरसे से तालीम भी दे रहे हैं मदरसे में। एक तरफ आप शिक्षा देते हैं, एक तरफ आप भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। जब से हमारे ये लॉकडाउन होया था तब से हमने ये रसोई को चालू कर रखा था और हमारा ये था कि भाई कोई भी आदमी भूखा ना सोए, है ना, हर आदमी खाना खाकर ही सोए, क्योंकि लोगों के कारोबार बंद हो चुके थे। लोग यानी लॉकडाउन से यानी कोई आदमी इधर का इधर कारोबार नहीं कर पा रहा था, परेशान थे लोग काफ़ी परेशान थे। ये भाईचारे की जो रसोई है चलती रहेगी जब तक लोगों को ज़रूरत होगी और जब तक यहाँ से लोगों की मदद की जाती रहेगी। जो हालात होंगे कोरोना के काल में, उसके लिए ये तमाम लोग मुस्तैद होकर के एक साथ एकजुट होकर के लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबरों में इतना ही, आदाब।